नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच अब सारे नेगोशिएशंस खत्म हो चुके हैं और अब वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दूसरी ओर ओवैसी भी अब बंगाल में अपनी हुकार भरने के लिए तैयार हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से काफी समय से ये अटकलें चली आ रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, ममता बनर्जी के लिए पिछले 15 दिनों से एक के बाद एक खराब खबरें आ रही हैं उनके लिए। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पार्टी से अलग होने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, उससे एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी का पूरा गेम प्लान बंगाल में और ख़ास करके मिदनापुर के इलाके में जहाँ पे अधिकारी फैमिली का जो है पूरा वर्चस्व है, वहाँ पे ममता पूरी तरीके से फेल हो गई है जी। और इसकी वजह कई सारी हैं, मैं उसको मैं डील करूँगा। लेकिन जो खबर है, जो आपने बात कही कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और वो अकेले ज्वाइन नहीं करेंगे, वो तो पहले तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले से ही वो अपनी रैलियां कर रहे थे बिना ममता की तस्वीर, बिना तृणमूल के झंडे के। और अब वो जो एमएलए पद है उससे भी इस्तीफा देंगे। और बीच में नेगोशिएशंस भी हुए, प्रशांत किशोर जाके बातचीत किया और सब किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन मालूम क्या चला जी कि ये सारे नेगोशिएशंस जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। ये अपने प्लान के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि वो अकेले नहीं जाएंगे। 25 संख्या है एमएलएस की जो तृणमूल से बाहर निकलने की पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। कई सारे लोग तो पत्र लिखना चालू कर दिया है। बिल्कुल। कई कई सारे एमएलए जो है पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है। तो इससे दो चीजें समझ में आ रही है। एक कि बंगाल के अंदर जो कहते कि माहौल, चुनाव से पहले जो माहौल बनता है, वो माहौल ममता के खिलाफ जा रहा है। इसलिए उनकी ही पार्टी के लोग, अगर ये पार्टी जीत रही होती तो कई सारे एमएलए, ये लीडर्स, मंत्री, अगर वो सरकार वहां पे बनेगी तो शुभेंदु अधिकारी तो फिर से मंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी वो छोड़ रहे हैं। मतलब ये कि ग्राउंड में जो है वो तैयारी हो गई है कि किसी भी तरीके से इस बार ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखाना है। और ये एहसास पार्टी के लोगों को हो गया है। इसलिए ये पूरी तरीके से आप कहिए कि गृह युद्ध की स्थिति हो गई है और भगदड़ मची हुई है और तृणमूल के अंदर वो एक्सोडस होने वाला है। और इसमें जो बंगाल की राजनीति का कुछ स्पेशलिटीज़ है कि अभी तक ग्राउंड के ऊपर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से सड़कों की लड़ाई लड़ने में बराबर का वो ताकत दिखा रही है। इस वजह से भी जो ममता बनर्जी की जो पूरी साख है, बंगाल के अंदर जो राजनीति है, वो पूरी तरह से हिल गई है। और इसमें एक और नई चीज़ कि जिस तरीके से आईपीएस अधिकारियों को बुलाया गया, अब ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये लोग अभी बिजी हैं, ये अभी नहीं जा सकते। डीजीपी को बुलाया गया है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, लेकिन ये लोग वहां से कह रहे हैं कि भाई नहीं जाना तो इनको पड़ेगा ही। ये कानून अपनी जगह पे ठीक है कि अगर आप किसी आईपीएस अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को किसी काडर से आप बाहर लेकर के आते हैं तो उसके लिए राज्य की सहमति जरूरी है, सरकार की सहमति जरूरी है। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के बीच द्वंद्व हो जाए, अगर दोनों एक दूसरे से इस मुद्दे के ऊपर दोनों में लड़ाई होने लग जाए, तब क्या होगा? तो उसके लिए भी कानून है जी। और ऐसी स्थिति में जब किसी आईएएस, आईपीएस या सेंट्रल अधिकारी के पोस्टिंग, उसके ट्रांसफर या उसको लेकर के कोई विवाद होता है, तो जो केंद्र सरकार है उसका पोजीशन ज्यादा मजबूत है और इनको वहां से आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कानूनी है कि जब विवाद होगा तो सेंटर को जो है ज़्यादा वेटेज मिलेगा और
जो उसका सबसे अहम पहलू है कि ये जितने भी IAS IPS अधिकारी होते हैं, ये दरअसल ये केंद्र के द्वारा ही नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं। इनका सब कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में जो है उनका सारा रिकॉर्ड रहता है, वहीं पे इनका सारा फाइल तैयार होता है। ये तो वहाँ पे कार्डर इनको भेज दिया गया कि भाई कि केंद्र के द्वारा नियुक्त करके कि भाई आप वहाँ पे अपने हिसाब से ये चलाएं। ऐसा नहीं कि वो वेस्ट बंगाल सरकार के वो कारिंदे हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं, नहीं। ये इनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए इनको जाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं जाते हैं तो ये समझिए कि ये 5-6 लोगों का जो है ना गर्दन कटेगा, इन लोगों को सस्पेंशन जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। तो ये एक अलग मसला है। तो राजनीति के तौर पे अगर आप देखें कि ममता बनर्जी के खिलाफ अमित शाह ने जो एक्शन लिया है, उससे वहाँ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के अंदर जितने भी जो तृणमूल को छोड़ करके जाने वाले थे, उन लोगों को हौसला मिला है, उनका मनोबल उठा है। और 4 दिन 5 दिन के बाद अमित शाह खुद बंगाल जा रहे हैं, तो ये मसला और भी जो है वो बड़ा होने वाला है। तो ये ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो एक बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि अधर में लटक गई है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं जी, हारती हुई पार्टी वाली। जी, जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव से पहले इंडिकेशन आने लगता है कि ये पार्टी तो गई, तो ये इंडिकेशन अब बंगाल से क्लियर कट आ रहा है। जी। और मनीष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है, वो है जितेंद्र तिवारी का। उन्होंने भी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा है कि उनका जो क्षेत्र है आसनसोल, उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ये सब शुभेंदु अधिकारी के ही लोग हैं जी। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये 25 की संख्या है। एक एक करके 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि सारे लोग खुल के सामने। क्यों? तृणमूल कांग्रेस कोई वैचारिक पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। यहाँ जो लोकल लेवल का जो लीडर होता है, उसका एक ही उसका ध्येय होता है कि वो MLA बने, जिस पार्टी से उसको टिकट मिले वो चुनाव जीत जाए। और जैसे ही इसको मालूम चलता है कि इस पार्टी से अगर मैं इस बार लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, वो पार्टी छोड़ देता है, वो उस पार्टी को ज्वाइन करेगा जिससे वो फिर से MLA बन सके। तो बहुत सारे MLAs को वो मंत्री बनने का शौक नहीं होता, चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं होता। वो सिर्फ उसका जो है पहला फोकस यही होता है कि पिछली बार हम MLA थे, पिछले से पिछली बार मैं MLA था, तो इस बार चुनाव हो रहा है तो मैं MLA बन जाऊं। तो MLA बन जाऊं तो कैसे बनोगे? इंडिपेंडेंट आप लड़ोगे तो आप जीत सकते नहीं, तो आपको वैसी पार्टी का साथ पकड़ना पड़ेगा जिससे आप चुन के आओ। अब चूंकि जमीनी हकीकत बदल रही है, तो ये इस तरह के बहुत सारे MLAs को लग रहा है कि बीजेपी इस बार जीतने वाली है, तृणमूल हारने वाली है, इसलिए तृणमूल के खिलाफ जो है इन लोगों ने झंडा उठा दिया है। और मनीष जी, जिस तरीके से ओवैसी भी वहां पर जल्दी ही जनसभा करने वाले हैं, तो किस तरीके से ममता पर गाज गिर सकती है? क्योंकि 294 सीटों में से 120 सीटों पर जो मुस्लिमों की भूमिका है वो निर्णायक है वहां पर। आप खबरों में जो है बहुत ही सिलेक्टिव उठाती हैं, ऐसी ऐसी खबरें आप उठाती हैं जो ममता बनर्जी की हार्ट बीट को जो है ना और तेज कर देता है। ये ओवैसी साहब इस बार बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ओवैसी साहब जिस तरह से बिहार के अंदर इन्होंने क्या किया, ये अकेले नहीं लड़े। पिछली बार की तरह वो इस बार बिहार के इलेक्शन में वो अकेले नहीं कूदे थे। उन्होंने वहाँ पे जाकर के लोकल लेवल पे बिहार के 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके एक गठबंधन बनाया, जिसमें BSP भी था, जिसमें RLSP भी है, जिसमें एक यादव लीडर है वो DP यादव, उनको भी जोड़ा, और भी 2-3 छोटी छोटी पार्टियां थी, सबको जोड़ करके आप चुनाव लड़े। बंगाल में जो इनका प्लान है वो ऐसी छोटी पार्टियों के साथ मिल करके चुनाव लड़ने का। अभी वो अपने स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी रिपोर्ट्स में देख रहा था, ग्राउंड से भी जो हमारे जो खबर देने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि यूथ के बीच ओवैसी साहब बहुत ही पॉपुलर हैं और वहाँ पे एक अच्छा खासा उन्होंने
बेस बना रखा है। अगर वो चुनाव सीधे सीधे लड़ते हैं तो कई कंस्टिट्यूंसी में वो बहुत ही एक फैक्टर बन सकते हैं। चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग कहानी है, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर बन के सामने आएंगे कि जिसको आप, जैसे बहुत सारे लोग बिहार में दरकिनार कर दे रहे थे कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, क्या होगा इस बार, ये वोट काट के चले जाएंगे, ये उसको जिता देंगे, लेकिन इस बार बिहार में वो 5 सीट जीत गए। तो बंगाल में भी वैसी स्थिति है और इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में मुस्लिम वोट को लेकर के गुत्थम गुत्थी सेकुलर पार्टीज के बीच चल रही है, वो अपने आप में बताता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बार मुस्लिम वोट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है जी। अब ये जो इलाका है शुभेंदु अधिकारी, जैसा कि मैंने बताया, अब इसमें तो ममता बनर्जी का सिस्टम खराब लग रहा है। वो कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रही, के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा, वामपंथियों के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा। मुर्शिदाबाद और मालदा जहां 70% 50% के आसपास जो है आपके मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट वहां पे बहुत मजबूत है। बात यह चल रही है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी, और अगर उसमें ओवैसी भी घुस जाते हैं तब तो ये मुस्लिम वोट्स तो ममता बनर्जी को मिलेगा नहीं जी। मुस्लिम वोटर्स का जो साइकी है इसको समझना जरूरी है। वो ममता को नहीं जानते, वो वामपंथी को नहीं जानते, कांग्रेस को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। वो हर सीट के ऊपर वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। जो कोई बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा वो उसको वोट देंगे। तो ये जो मुर्शिदाबाद का इलाका है, जो मालदा का इलाका है, जहाँ पे वामपंथी और कांग्रेस पार्टी जो मजबूत है, बहुत सारी सीटें हैं वहाँ पे। देखिए आप 2014 में जब सब कुछ ममता बनर्जी पीक पे थी, फिर भी 4 सीटें वो गवा गई। वो 4 सीट लेने वाले कौन लोग थे जी। जो मुस्लिम बहुल इलाके में 4 सीट ममता नहीं जीत सकी। 2 सीट सीपीएम के पास गया, 2 सीट बीजेपी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास गया, और वो भी कहाँ से, तो मालदा, मुर्शिदाबाद, ये हार्ड कोर मुस्लिम इलाकों से आप वो सीट। तो ये कहना कि पूरी तरीके से मुस्लिम वोटर्स जो है तृणमूल के साथ जाएंगे, ये बड़ी दिक्कत की स्थिति वो पैदा हो रही है। और इसलिए ममता बनर्जी के लिए इस ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसको अलग थलग करना उनकी राजनीति का सबसे पहला गोल होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगी तो ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम इलाकों में भी चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मनीष जी, दूसरी ओर टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला ने बहुत ही फनी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। उन्होंने ओवैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो बंगाल के मुसलमान हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सच्चा शुभचिंतक कौन है, और ओवैसी जो है वो खाली बीजेपी के एजेंडे को बढ़ावा देंगे। देखिए वहाँ पे ओवैसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पहले से ही जहर उगल रही है। वो ये कह रहे भाई बीजेपी के वो एजेंट है। अभी वो फुरफुरा शरीफ का जो पीरजादा है वो भी एक अलग पार्टी बना रहा है। अब उसका होल्ड है बहुत सारे इलाकों में, वो भी ओवैसी के साथ गठबंधन बना सकता है। जो मैंने कहा कि भाई छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो जैसे ही उसने कहा कि हम 44 सीट अगर तृणमूल के साथ, अगर ये फुरफुरा शरीफ का जो पीरजादा है उसने शर्त रख दी है कि हमें 44 सीट दो, तब फिर हम पूरे उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो 250 सीटों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के साथ वो का साथ देंगे, अदरवाइज हम अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो अब ऐसे में कोई एक एमएलए है तो उसकी बात को तरजीह दी जाए, या फिर वो जो इलाके का जो सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर है उसको तरजीह दी जाए। और जैसी कि खबरें आ रही है कि एमआईएम, ये ओवैसी और ये जो पीरजादा है फुरफुरा नवाज शरीफ का, ये एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत ही गरमाने वाला है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वहाँ पे अभी कंफ्यूज्ड हैं जी कि वो किधर जाएं किधर नहीं जाएं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी एक्ट कर रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि अगर वहाँ पे इस तरह की का पोलराइजेशन होता है
तो इस पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। 27-28% मुस्लिम्स हैं, वो भी बहुत सारे पॉकेट्स में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं जी। तो अगर पोलराइजेशन होगा तो ममता को ये तय करना पड़ जाएगा कि वो 27% वोट चाहिए उनको, जो बाकी जो 70% है वो वोट में भी उनको कुछ जो है चाहिए। तो ये मसला जो है बंगाल के अंदर जो है वो जितना ज़्यादा ये मुस्लिम लीडर्स तृणमूल कांग्रेस के जो चट्टे बट्टे हैं वहाँ पे वो जितना मुंह खोलेंगे पोलराइजेशन उतना ज़्यादा वहाँ हो। तो मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ ओवैसी तो ममता बनर्जी पर भारी पड़ ही रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से टकराव करती हुई दिख रही हैं, उससे लगता है कि ममता बनर्जी ये भूल गई हैं कि अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव होता है तो वही होता है जो मंजूर केंद्र सरकार होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।